नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही मौजूद, बहुत ही सामयिक और बहुत ही जरूरी विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रुचि तिवारी, जो कि मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ मौजूद हैं ललित पंत जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान विभाग में ही। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। लता जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर लता जोशी, जो कि पॉलिटिकल साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और प्रिया बोरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पर्यटन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद मैम। तो रुचि जी, ललित जी, लता जी, प्रीति जी, एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा उभरा है आज, जिससे पूरी जो भी इस घटना को सुन रहा है वो अंदर से एकदम बहुत डरा हुआ, बहुत हिला हुआ, और कैसी दुनिया हमने बना दी है, कैसा हमने अपने बच्चों को बनाया है, इस तरह की बातें उभर के आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उस वाकये को रुचि जी आप बयां करें कि ये घटना आखिर क्या घटना है और कब ये हुई है। बिल्कुल मैम। आज से 2 दिन पहले की ये घटना है लखनऊ में। मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मदर का रात के 3 बजे गोली मार करके उनका मर्डर कर दिया, क्योंकि उसकी मदर जो है वो उसे पबजी गेम खेलने से रोका करती थी। तो ये जो एग्रेशन का लेवल उभर के हमारे सामने आया है इस पूरे केस में, कि वो बच्चा, मतलब आजकल के बच्चों में सेंसिटिविटी जैसी जो चीज़ जो हम लोग देखा करते थे अपने समय में, या आज भी कहीं कहीं तो देखने को मिलती है, लेकिन ये जो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, ये जो गेमिंग की दुनिया हो गई है जिसमें बच्चे आजकल बिल्कुल खोए रहते हैं, इसने बच्चों का बचपन बिल्कुल छीन लिया है मैम। इसमें आप देखिए, जो हम केस को अगर पूरा डिटेल में देखें तो उस बच्चे ने को उसकी मदर ने 2 दिन पहले डांटा था, और वो बात उसके मन में इतने अंदर तक बैठ गई थी, वो डांट कि उसने रात के 3 बजे उठ करके अपने फादर के लाइसेंस रिवॉल्वर से अपनी मदर का मर्डर किया। जबकि वहीं उसी बेड पे उसकी मदर के बगल में उसकी बहन सोई थी। वो बहन जागी और उसको भी उसने डरा धमका करके कमरे में बंद किया। उसके बाद वो नेक्स्ट डे पूरा दिन वो बच्चा घर से बाहर रहा, अपनी बहन को बंद करके। अपनी मदर, एक कमरे में मदर की बॉडी पड़ी थी, एक कमरे में बहन को बंद किया था। सारा दिन उसने क्रिकेट खेला, दिन में अपने फ्रेंड्स को लेके आया, उसने फुल एंजॉय किया, बाहर से खाना मंगाया, दोस्तों के साथ खाया, मूवी देखी, और जितने भी उनके रिलेटिव्स के फ़ोन वगैरह आते रहे वो सारा वो सबको यही बोलता रहा कि मम्मी बाहर गई हैं, और किसी से कोई बात नहीं हुई। जब उसको ये लगा कि अब जो स्मेल जो है, रूम फ्रेशनर भी वो यूज़ करता रहा बराबर, और जब उसे ये लगा कि अब स्मेल बहुत फैल रही है, तो उसने अपने फादर को फ़ोन करके एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि एक बिजली वाले अंकल आए थे बिजली ठीक करने, और उन्होंने मम्मी का मर्डर कर दिया। तो ये एक, मतलब ये जो केस था ये कुछ इस तरीके से था। और इसमें आप सोचिए, वो बच्चे की जो मासूमियत है वो कहाँ गई। 16 साल का बच्चा, मतलब कोई एज नहीं होती है, 16 साल का बच्चा एक बच्चा होता है, और टीनेज बच्चा है। हाँ, बच्चा, युवा बच्चा है। जी ललित जी, आप क्या कहेंगे इस घटना पे? आपने अपने पूरे करियर जो अभी तक जितना है उसमें क्या इस तरह की घटना इस हद तक की सुनी है? मैम, एक केस मैंने साउथ का देखा था, और उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि सिनेमा जो है समाज का आईना होता है, यानी कि जो सिनेमा में दिखता है वो समाज में होता है, और जो समाज में होता है वही सिनेमा में दिखता है। तो जो केस है जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, समवेयर ये साउथ से रिलेट करता है। वहां पे भी एक सिमिलर केस था, बस वहां पे जो बंदा था वो एक एडोलेसेंस था, और उसने क्या करा था, उसने अपने पेरेंट्स की हत्या करी थी, और हत्या करने के बाद उन्होंने उसको अपने जो पुरानी जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर उनको दफनाया था। और वो क्या करता था, उनकी मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब थे, उनकी पेंशन को रेगुलरली लेता जा रहा था। ये एक पहला इंसिडेंट उसका मर्डर का था। सेकंड, उसने एक लड़की को चीट किया था और उसका भी मर्डर किया था, और उसको भी उसने वहीं पे मतलब वेरी क्लोज टू जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टी थी वहीं पे उसको दफनाया था। तो वहां पे जब उसको देखने को मिला, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे, जब उसकी बायोप्सी करी जाती है उस पूरे केस की, तो उसमें ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे में बचपन से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट से कुछ ऐसे गुण थे जिसको सही ढंग से
उसको नर्चर नहीं किया गया और धीरे 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 उसके अंदर वो हीन भावना इतना हीन भावना से ग्रसित होता गया अपने लिए या सामने वाले के प्रति इतना नेगेटिव व्यवहार रखता गया और उसकी कंसिक्वेंटली न केवल उसने अपने माँ बाप को मारा, उस लड़की को मारा जिसे वो फ्यूचर में शादी करना चाहता था और उस पूरी समाज, उस पूरी दुनिया के लिए एक जिसे हम बोलते हैं ना, एक तेजाब बन गया। तो इस तरीके की सिचुएशन जब भी जहां भी होती हैं तो ये हम सबको हमें हमारे मन को एक आघात पहुंचाती है और हमें बताती है कि हमें दोबारा से सोचने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम लोग सामाजिक प्राणी कहलाने के लायक हैं? क्या केवल हमें सामाजिक प्राणी कहलाना हमारे लिए सही रहेगा? इससे ज्यादा तो बेटर ये होता है कि अगर हम केवल जानवरी कहलाएं वो ज्यादा बेटर सही है। तो परवरिश पे आप एक सवाल उठा रहे हैं कि उस बच्चे की परवरिश में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी? नहीं, इसमें पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। परवरिश तो एक देखो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा गलत डायरेक्शन में जाए। वो बाहर माँ बाप कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को सबसे अच्छा मिले, बट अल्टीमेटली एक एनवायरमेंट होता है। उस एनवायरमेंट में बच्चे को किस तरीके से उसकी नर्चरिंग करी जा रही है, किस तरीके से देखा जा रहा है ना। जैसे एक हमारे यहाँ एक वर्ड बोलते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग में यह कि जो भी बच्चा आपका है आप उसको वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है। जो इस वाले केस में था, जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उस केस में बच्चे के अंदर हीन भावना थी अपने कलर्स को लेके, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे थोड़े से वाइट कलर में थे, स्मार्ट थे, और उनका जो बच्चा था वो हल्का सा डार्क कलर में था और उसको उसके पेरेंट्स बार बार उसको पिन पॉइंट करते थे और उस पिन पॉइंट की वजह से उसके अंदर अपना जो सेल्फ को लेके जो कंसेप्ट था वो बहुत ही उसका जीरो कंसेप्ट था। और वो कंसेप्ट जब लेटर ऑन जैसे से वो बढ़ता रहता है लाइफ में, वो बहुत सारे फेलियर को फेस करता है और उसके कंसिक्वेंटली वो एक टाइम जब उसके पेरेंट्स उसको दोबारा कमेंट करते हैं तो उसको लगता है कि बचपन से अभी तक मैं कमेंट ही झेल रहा हूँ और वो डिसाइड करता है कि उनको मर्डर कर दिया। तो ये सारी चीजें। रुचि जी, आप इसके लिए उस मार्केट को भी दोषी मानेंगे जो इस तरह के गेम्स लेकर बच्चों के बीच आ रही है? तमाम सारी वेबसाइट में कितना ही बैन कर दें लेकिन कोई ना कोई रास्ते निकल आते हैं इन गेम तक पहुंचने के। जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल तो है ही कि कभी भी पबजी जैसे कि हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। हालांकि मुझे गेमिंग के इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि हम इस तरीके के गेम्स कभी खेलते नहीं, लेकिन जो भी हम आज तक पढ़ते या सुनते आए हैं उसके हिसाब से पबजी आई थिंक बहुत पहले ही बैन हो चुका है। लेकिन आज का जो ये केस हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसका जो मेजर पॉइंट है वो पबजी ही है, क्योंकि पबजी एक ऐसा गेम था जिसकी वजह से उसने अपने इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरा जैसा लगा कि माँ मेरी दुश्मन है। हाँ, उसे ये लगा, जबकि माँ को था कि 16 इयर्स का बच्चा है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो वो गेम की तरफ ना जा करके इस समय वो पढ़ाई की तरफ अपने करियर को चूज करे, अपने करियर की तरफ ध्यान दे। और बिल्कुल सही था उनकी माँ का सोचना कि मेरे बेटे को इस समय अब करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि सर ने कहा कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पेरेंटिंग को हम दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम जहां तक हम, जैसे मैं एक पेरेंट हूं, मैं एक 2 बच्चों की माँ हूं, तो मैं अभी आपको अपनी सोसाइटी का ये किस्सा बताती हूं कि मेरी बेटी है 11 इयर्स की, 6 क्लास में पढ़ती है, तो उसके साथ का ही एक बच्चा है। तो मैं एग्रेशन का लेवल, इस केस, ये जो मैं अभी आपको साथ केस डिस्कस कर रही हूँ, इससे मैं आपको केवल एग्रेशन का लेवल बताना चाह रही हूँ कि आजकल के बच्चों में एग्रेशन का लेवल कहाँ पहुंच चुका है। और वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है ये एग्रेशन का लेवल, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन के तरीके से, जो आज की दुनिया में पहले के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो वो बच्चा 11 इयर्स का ही होगा या 12 इयर्स का होगा, और बच्चे आजकल चीज़ों को इतनी जल्दी अपने ईगो पे ले लेते हैं ना हर चीज़ को। तो उस बच्चे ट्रूथ एंड डेयर गेम सभी ने सुना होगा, वो खेल रहे थे बच्चे, और किसी ने उसे डेयरिंग दी कि उसने डेयरिंग चूज की और बच्चे ने कहा कि जाओ क्लब हाउस की छत से कूद जाओ। वो बच्चा क्लब हाउस की छत से नीचे कूद गया और सीधे स्विमिंग पूल पे गिरा और उसका सर पूरा फट गया। आज वो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है। स्विमिंग पूल खाली था, तो आज वो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि 11 साल का बच्चा बहुत छोटा भी नहीं होता कि जो ये ना समझ पाए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। क्या उस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि मैं इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो मुझे चोट लगेगी। जो ये गेम्स हैं, जो खेलने के तरीके हैं, बच्चों में पेरेंट्स का भी दोष नहीं है, बच्चों को भी अपब्रिंगिंग तो हमें सही करनी ही है। पहले कैसे होता था, हमारे जमाने में, हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना कर देते थे या केवल हमें आंख ही दिखा देते थे तो हम समझ जाते थे और शायद हम कभी पलट करके उस चीज के लिए नहीं कहते थे। वो हम
उस एनवायरनमेंट से आए हैं, और आज अगर हम अपने बच्चों को कुछ किसी चीज के लिए मना करते हैं तो हमें उसके साथ उनको उसका कारण बताना होता है कि बेटा हम आपको इस चीज के लिए मना इसलिए कर रहे हैं कि इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये करोगे तो ये चीजें आपके साथ गलत हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरेंटिंग हम ऐसी करें कि अगर हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें यह नहीं करना है, तो हम उसके साथ उसको ये कारण भी बताएं कि आपको ये क्यों नहीं करना है। जी। शायद वो चीजें बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ओवर पैम्परिंग भी इसका कारण हो सकता है, या ये भी हो सकता है पहले से 4-5 बच्चे हुआ करते थे, कुछ अपने बड़ों से सीखते थे, है ना, कुछ अपने बड़े भाई बहनों से सीखते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, कुछ दादा दादी से सीखते थे, कुछ अड़ोस पड़ोस से सीखते थे। लेकिन आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं है। जहां मैं रहती हूँ शायद मैं अपने नेबर को भी नहीं जानती, या मेरे बच्चे अपने नेबर को भी नहीं जानते, या हम ही उनसे कहते हैं कि बेटा दरवाजा नहीं खोलना, बेटा बस अंदर से पूछ लेना क्या काम है, क्योंकि हम उनको ज्यादा किसी से मिलने जुलने नहीं देते। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को किसी चीज के लिए मना करें तो उसके साथ साथ हम उनको उसका रीजन दें, बराबर बताएं। जी ललित जी, गेम्स वाले मामले में आपका क्या मानना है? कई तरह के ऐसे गेम्स आए हैं जो लत लगा रहे हैं आदमी को। गेम तो देखो पबजी से अलावा एक वेल्स करके गेम था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम ब्लू वेल्स करके गेम था, उसमें भी लगातार बहुत से बच्चों ने अपना सुसाइड कमिट किया। बट मेरा यहाँ गेम के अलावा देखो आप बच्चे में एग्रेशन को डेवलप करने में गेम के अलावा मल्टीपल सोर्सेस हैं, उसमें हमारा सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम बात करें गेम्स की या सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की, तो जैसे डॉक्टर रुचि ने बोला कि हम अपने बच्चे को डू एंड डू नॉट सबसे पहले सिखाएं कि कहाँ तक हर चीज की इतनी लिमिटेशन होती है। इस लिमिटेशन के बाद अगर किसी भी चीज को आप यूज करोगे तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। बट एक कहानी और भी, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि बच्चे जिस एज में होते हैं उस एज को हम रिबेलियस एज भी बोलते हैं। उस एज में बच्चा अगर आप उसे कोई चीज समझाओगे तो वो आपको सुनने को तैयार नहीं होता। उसके लिए रोल मॉडल चेंज हो चुके होते हैं। उसके लिए उसके रोल मॉडल कौन होते हैं? उसके स्कूल के दोस्त, उसके गली मोहल्ले के लड़के, उसके कई बार आपके रोल मॉडल आपसे बड़ी एज के भी हो जाते हैं, है ना। तो हम कोशिश करें कि यहाँ पे एक पेरेंट्स होने के नाते हमारा सबसे बड़ा जो काम बन जाता है कि हम अपने बच्चे के अंदर पहली चीज हीन भावना उनके अंदर कभी भी विकसित ना होने दें। दूसरी चीज, हम हमेशा ये देखें कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। तीसरी चीज, अपने बच्चे के साथ हमेशा संवाद बना के रखें। होता क्या कि जब भी संवाद टूटता है, ये बात मैं एक बच्चे और पेरेंट्स के टर्म्स में नहीं कर रहा, किसी भी रिलेशनशिप में हो जहां पे भी संवाद टूटेगा तो डेफिनेटली उसकी फीलिंग किसी न किसी वे में होगी। और फीलिंग अगर नेगेटिव में होगी तो बिहेवियर नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो बच्चे से संवाद बना के रखें, ये देखें बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोशिश करें कि बच्चे को अगर टेक्नोलॉजी यूज करनी भी है तो पहले तो बच्चे के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट, उसका सेल्फ को डेवलप करें कि बेटा कि तू जो देखेगा अपने भविष्य के लिए देखेगा, अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए देखेगा, तू इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। बट फिर धीरे से उसके पीछे, जैसे हम बोलते हैं ना, जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता है, एक हाथ बाहर रखता है, तो उसी तरह हम भी क्या करें, हम बच्चे के एक हाथ अंदर रखें उसे समझाने के रूप में, है ना, ताकि वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके, और एक हाथ बाहर भी रखें ताकि वो गिरे नहीं। क्या बात है, ठीक है। और इस तरीके से उसके व्यक्तित्व निर्माण को करते हुए चले। बिल्कुल बिल्कुल। लता, आपके क्या अनुभव है? आप भी एक छोटी बिटिया के माँ हैं, और ऑब्वियसली एक बेटी है तो पैम्पर थोड़ा बहुत तो होगी ही, ज्यादा भी हो सकती है। इस पे मैं बाद में बात करूंगी। सर और मैम की बात सुन करके मुझे कुछ वाकये याद आ रहे हैं कि जब हम, जैसे सर ने बताया कि जो किशोरावस्था होती है वो एक तरीके से रिबेल, जो भी आपसे कोई भी बात कर रहा होता है, लगता है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, चाहे वो पेरेंट्स हो, बड़े भाई बहन हो, आसपास में जो भी आपको सजेशन दे रहा होता है तो वो लगता है कि ये गलत ही दे रहा है। तो मैंने अपने टाइम पे हम लोग देखते थे कि कई लोग, रिजल्ट जब आता था तब उसकी जो डांट पड़ती थी या किसी और वजह से जो डांट पड़ रही है, तो खासकर जो लड़के होते थे वो घर से भाग जाया करते थे। तो एक उस टाइम पे ये ट्रेंड था। हाँ, तो सुसाइड टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, तो लड़कों में भागने वाला ट्रेंड था। तो मैं यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि जो जेंडर है उसका क्या प्रभाव है, ये आक्रामकता और जो ये है इसमें,
क्योंकि लड़कियों में कम दिखाई देता है या किसी अलग तरीके से दिखाई देता है। तो जो आप लोगों के सामने कभी केसेस आए हैं तो उसमें क्या है जो जेंडर का इफेक्ट है? देखिए लता जी, जैसे क्या है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं ना। तो पहले से क्या होता था कि लड़कियों को शायद इतनी फ्रीडम नहीं होती थी चीजों को एक्सप्रेस करने की, या वो आजादी नहीं होती थी। जैसे हम अपना भी केस ले लें अगर, तो अगर कहीं बाहर जाना होता था तो हमें एक समय टाइम ये देख करके कि दिन में चले जाओ, ये स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, लेकिन ज्यादा इधर उधर फ्रेंड्स के घर जाना या ये सारी चीजों में थोड़ा सा रोक टोक होती थी। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी घर में होती होगी, पर कहीं कहीं तो वो समय थोड़ा सा अलग था। आजकल जो एग्रेशन का लेवल जो मैंने नोटिस किया है, जो मेरी अपनी नॉलेज में है, वो इक्विवेलेंट लगता है मुझे कि अगर लड़का है या लड़की है, क्योंकि आजकल हमने जो आज़ादी अपने बच्चों को दे रखी है हर तरीके से, उसमें मुझे ये लगता है कि बच्चों में दोनों ही जेंडर में इक्विवेलेंट ये चीजें आती हैं। पर हाँ, ये है कि लड़के डरते नहीं हैं चीजों को करने से। थोड़ा एक लड़कियों में एक डर होता है कि चाहे वो चोट का डर हो, चाहे वो डांट का डर हो, किसी भी चीज का। जैसे मैं अपने ही बेटे की बात ले लूं तो वो कहीं से भी कूद जाता है, कुछ भी कर लेता है बिना सोचे समझे कि मुझे चोट लगेगी या मैं गिरूंगा या मुझे। वहीं पर जब मेरी बेटी उस एज में थी तो वो नहीं ऊंचाई से वो कूदती नहीं थी, वो कहती थी मम्मा मुझे उतारो, क्योंकि उसको एक डर था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, है ना। तो ये एक फैक्टर जो लड़कों में होता है कि वो एकदम से डरते नहीं है, बस कर लेते हैं। तो वो वाला हाँ जरूर एक टेंडेंसी हो सकती है बच्चों में, जेंडर में, मतलब एक ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी तो ऐसे मैं इसमें एक थोड़ा अपना एक विचार रखना चाहूंगा। जो आपने बात बोला, जितना मैं आपके सवाल को समझ पाया कि आप ये जानना चाह रही थी कि जो मतलब पहले जो होता था, जब रिजल्ट आते थे बच्चे लड़के भाग जाते थे और लड़कियां जो भी उनका जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी, क्या उनका क्या रेशियो रहता था, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, तो देखिए लड़कों के भागने के पीछे एक कारण तो सबसे पहले ये रहता था कि उस समय हमारे पास करियर चॉइस बहुत कम हुआ करते थे। अगर हम बात करें, लेट सपोज मैं अपनी बात करूं, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं, टोटली उत्तराखंड का एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कहने के नाम पे हमारे पास एक डिफेंस एक सेक्टर बन जाता है। केवल मुझे मतलब मैंने 10th किया, 12th किया और आई कैन बिकम, मतलब मैं आर्मी में जा सकता हूँ, ये मेरे पास एक अल्टरनेटिव होता था आज से 10 साल पहले। लेकिन उस समय क्या होता था, जब उनको लगता था, अच्छा एक चीज और, उस समय जो परसेंटेज होती थी फर्स्ट क्लास आना, उस समय सबसे बड़ा एक हरकुलन टास्क माना जाता था। मैंने आपने भी नोटिस किया होगा, आपकी क्लास में अगर 60% अगर किसी के मार्क्स आ रहे तो समझ लो वो हाईली इंटेलिजेंट बच्चा होता था। ठीक है, उस केस में अगर जो बच्चा फेल होता था, भले वो एक सब्जेक्ट में भी क्यों ना हो और भले वो बच्चा कितना भी पढ़ने में अच्छा क्यों ना हो, उसको लगता था मेरे पास अब करियर का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। और उसको सबसे अच्छा ये लग सकता था, देखो अब वो हाई स्कूल पास है नहीं, इंटर पास है नहीं, तो उसे ये इतना पता था मैं आर्मी में तो जा नहीं सकता। अब उसके बाद अल्टरनेटिव क्या बचते थे कि दिल्ली चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लो, किसी होटल में काम कर लो, और उसको भागना उसके पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकलता था। नाउ कम टू दी गर्ल्स। अब गर्ल्स क्या करें भाई, गर्ल्स के तो हमारे यहाँ पहले से ही बोला जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो सौम्यता और शर्मिली मानी जाती हैं। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता था, उनको पहले दिन से ही सिखाया जाता था, देखो पास हो गई तो आगे पढ़ोगी, नहीं तो आपकी शादी कर देंगे। ठीक है, अब उस शादी कराने के पीछे आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, बहुत सी लड़कियों में, मैं उसका भी करंट एग्जांपल भी बताता हूँ, बहुत सी लड़कियों में साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर शुरू हो जाते थे, जिसको बाद में आप देवी देवताओं के नाम से भी आप पुकार सकते हो। उनके अंदर वो शादी को लेके बहस शुरू हो जाता था, क्योंकि वो लड़की फिजिकली मेंटली शादी को तैयार है ही नहीं। अगर आप, मैं आज से 10 साल पहले अगर लड़कियों की शादी की बात करूं, जिस समय उनकी शादी होती थी, मैक्सिमम केस में लड़कियां 16-17 साल में शादी हो जाती थी, क्योंकि तकरीबन 15-16 साल में हाई स्कूल में होते हैं, फेल हो गए, घर वालों ने आपको पकड़ पकड़ के आपकी शादी करा दी। 17-16 साल में उसकी शादी हो रही है, 17-18 साल में वो माँ भी बन जाती थी। तो अब क्योंकि वो अब जो 16 साल की लड़की जो भी हाई स्कूल फेल है, वो कहाँ से देख रही है, अपनी दीदियों को देख रही है, अपने अगल बगल की वो किसी लड़की को देख रही है जो अभी रिसेंटली माँ बनी है, उस लेबर पेन को उसको इमेजिन कर रही है कि क्या पेन रहा होगा, क्या वहां पे सिचुएशन रहेंगी, और उसके वजह से उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू हो जा रहे हैं। और उसके वजह से वो डिसऑर्डर केवल उसको तात्कालिक वे में नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग उसको परेशान करते हैं। और ये चीज हमने अभी भी देखा, और हम देवताओं को हाँ, पूछते रह जाते इसमें हम देवताओं को पूछते रहते हैं, हम जागर लगाते रहते हैं। मैं मतलब इसके विपक्ष में नहीं हूँ, बट इसका कारण ये भी है। हाँ, मतलब साइकोलॉजिकल अगर एक कारण देखें तो कन्वर्जन डिसऑर्डर हम इसको कहते हैं। एग्जैक्टली इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं कि हाँ आप कुछ नहीं हुआ तो
अच्छा, इसी कन्वर्जन डिसऑर्डर से, जैसे मैम ने बोला, इस कन्वर्जन डिसऑर्डर से लड़की को और कुछ मिलता था, एक मोहलत मिल जाती थी कि भाई ठीक है, आपको 6 महीने की आपको मोहलत लगा दी है, तो 6 महीने के लिए आपकी शादी पोस्टपोन टल गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस दौरान में अगर वो हाई स्कूल पास हो गई, इंटर पास हो गए, तो ठीक है, उन्होंने लड़ झगड़ के बीए कर लिया, तो बीए तक तो वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाती थी। तो ये इस तरीके का नेचर था, बट आज की तारीख में चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी है। बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे अनुभव निकल के आ रहे हैं। प्रिया, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कुछ बातें बोलना चाहो? धन्यवाद मैम। एक्चुअली मैंने इतनी बातें सुनी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जैसे मैं दोनों एजेस से आती हूँ, आई हैव सीन द बुक वाला एज ऑल्सो एंड आई हैव सीन द मॉडर्न एज ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी को भी एकदम पूरी तरह से ब्लेम करना तो मैं नहीं समझती हूँ कि सही होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीथिंग ईजियर, बहुत ज्यादा इजी कर दी है। बट हाँ, जब कोई चीज फायदे के साथ आती है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो उन्हीं नुकसान में, जैसा मैम ने बोला, कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें मेंटल अवेयरनेस, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनसे पूरा संवाद करने की जरूरत है, ताकि उनका जो ये एग्रेशन है इस बेसिकली एडोलेसेंट एज में, जो हमारे हार्मोनल चेंजेस तो हमारे साथ खेल रहे होते हैं, तो वो एग्रेशन एकदम बेनिफिशियल की तरफ जाए। मेरी कजन है, शी वाज वो भी दुबई में रहती है, तो शी वाज इन 8th क्लास, राइट। तो उनके वहां सब कुछ ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उनके वहां बुक्स वगैरह सब, उनका जो एक पूरा टैबलेट आता है उसमें ही बेस्ड है। अब उसकी मम्मा का ये रूटीन था कि वो आराम करती थी और अपना मैसेज, वो भी जॉब करती हैं, फोन में लगे रहती थी, एंड वो उनको डिस्टर्ब ना करे, तो वो उनसे बोलते, जा अनन्या टेबल से खेल ले, टैबलेट से खेल ले। बट उनकी जो बेटी थी, शी वॉज रियली मच अवेयर, उसने उनको इतना अवेयर कर रखा था कि क्या साइट हमें देखनी है, क्या साइट हमें नहीं देखनी है, किस साइट को देखने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। क्योंकि एक बार हम लोग कुछ ट्राई कर रहे थे, हम लोग स्ट्रेंजर से टॉक कर रहे थे, तो नो प्रिया दीदी, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो उसके अंदर ये अवेयरनेस है, वो भी इसी एज की थी। तो आई थिंक यही चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं सुसाइडल के, जैसे अभी एक राजस्थान में हुआ था शायद से, एक लड़की का ड्यू टू पिंपल्स उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको कोई प्रपोज नहीं कर रहा था, रिजेक्शंस वो फेस कर रही थी। तो यही चीज है, हमारा जो एग्रेशन है वो कैसे लीड कर रहा है, वो या तो बहुत ही ब्रूटल लीड कर रहा है, या बहुत ही वो एकदम सिकन कर दे रहा है दिमाग को। तो यही चीज हमें डील करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है ना, कि वो ये समझ सकें कि भाई अगर किसी ने कह दिया कि हाँ आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाइए कि हाँ मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो क्या। एग्जैक्टली हम लोग ये ब्लेम कैसे कर सकते हैं, जब तक हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। देखो, इसमें हम ये मत कहो कि हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर मैं ब्लेम नहीं करूंगा, कोई और करेगा। रेदर देन बच्चा ये एक्सेप्ट करे कि ठीक है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है या व्हाइट है, तो नोबडी केयर्स। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम क्यों सामने वाले के, मतलब मैं क्यों सामने वाले के नजरों में अपने आप को देखूं कि हाउ डू आई लुक लाइक। नहीं, अपना खुद का जो आप बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगी। जो हमारी बाउंड्रीज बनी है, हम लोग जब एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह खरीदते हैं, आप मॉरल साइंस की बुक्स देखेंगे या इंग्लिश की देखेंगे, लिटरेचर की देखेंगे, आप उसमें साफ देखेंगे अगली is termed as black women and you know beauty has been turned as white। तो वो हमारा फ्रेमवर्क अभी भी सेटअप हो चुका है। तो ये चीज को भी चेंज करने की जरूरत है कि ब्लैक इज नॉट बैड एंड व्हाइट इज नॉट फॉर गुड लक। वही सेम चीज है कि ब्लैक कपड़े आप पहनोगे तो इट इज टर्म्ड एज अ बैड लक। अगर इसी बात को आगे कंटिन्यू करें, तो कोई भी चीज एब्सोल्युटली ब्लैक और एब्सोल्युटली व्हाइट तो होती नहीं है, हर चीज ग्रे शेड में होती है। अगर हम इसी को अगर ऐसे भी देखें, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने बच्चे का चेहरा साफ करते हैं, कैसे काला बनार का चेहरा बोलते हैं, 10 बार हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिसमें हम काले को ब्लेम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाँ कि वो होता है। बट आप मतलब यहाँ पर बस जो एग्रेशन और इन सब चीजों को लेकर के जो हमारी बातचीत चल रही है, उसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसा कि सर ने भी कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो आपके बच्चे के साथ, आपकी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए डे 1 से कि आपका बच्चा आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझे और आप भी अपने बच्चे को एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करें, ताकि आपका बच्चा कोई भी प्रॉब्लम में आए, कोई भी किसी भी सिचुएशन में हो, तो वो सबसे पहले आपको अप्रोच करे। वो उसको ये पता रहे कि हाँ मैं मम्मा से कहूंगा, हाँ मैं पापा से कहूंगा, तो डेफिनेटली आई विल गेट द
सोल्यूशन और मैं इस चीज से बाहर निकल पाऊंगा। सबसे पहले अपने बच्चे के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कि वो कुछ भी करने से पहले एक बार आपके बारे में सोचे। तो यहाँ पर मतलब जो एक एग्जैक्टली कंक्लूजन निकालना है कि बच्चों को हमें किस तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो डेली का, जैसे हम वर्किंग वुमेन्स हैं यहाँ पर, हम जितने भी बैठे हैं, सर हैं, सर की वाइफ भी वर्किंग है, तो हम बच्चों को घर में छोड़ के आते हैं किसी ना किसी के भरोसे। तो जब हम घर वापस पहुंचे ना, तो एटलीस्ट हम अपने बच्चे से ये कहें कि बेटा आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, आज मैंने ये किया, आज मुझे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपके साथ क्या क्या हुआ। एक रूटीन बनाइए ताकि आपका बच्चा आपको हर चीज थॉरोली बता सके और आप वहां पर से आप चीजें निकाल सके कि हाँ आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है कि चर्चाओं का दौर तो अब जारी ही रहना चाहिए। तो जल्दी ही हम किसी और विषय पर या इसी के और विस्तार के साथ चर्चा के साथ हाजिर होते हैं। और बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत प्रिया ने बहुत शानदार बात रखी, लता जी ने रखी, और आप दोनों तो हैं ही महारथी मनोविज्ञान के। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चर्चाओं के दौर को हम जारी रखेंगे ताकि कुछ तो बदलाव आए समाज में। तो रुचि जी, ललित जी, लता और प्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हम सबकी बातें सुनने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।